दोस्तों, ऑल्ड्रिच एम्स जो सीआईए के टॉप स्पाइस में से एक था, अचानक से एक दिन उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस पर इल्जाम था कि उसने सोवियत यूनियन और रूस के लिए जासूसी की है और ये इल्जाम सच भी थे। उसकी वजह से सीआईए के 100 से ज्यादा ऑपरेशंस फेल हुए थे और 10 स्पाइस की जान भी गई थी। लेकिन उसने ये जासूसी आइडियोलॉजी के लिए नहीं, बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड के महंगे शौकों के खर्चे उठाने के लिए की थी। ये कहानी सीआईए की हिस्ट्री की सबसे अजीबोगरीब कहानियों में से एक है कि कैसे अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में आकर एक सीआईए एजेंट ने अपनी ही देह को धोखा दे दिया। ऑल्ड्रिच के सीआईए कनेक्शंस उसकी फैमिली से ही शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसके पिता सीआईए में काम करते थे और जब 1957 में वो कॉलेज में था तो उसने भी एक रिकॉर्ड एनालिस्ट के तौर पर वहां पर काम किया था। लेकिन उसका ज्यादा इंटरेस्ट आर्ट्स और ड्रामा में था, इसलिए न सिर्फ उसने अपनी डिग्री बीच में छोड़ दी, बल्कि कुछ समय वो सीआईए से दूर भी रहा। 1960 में वो सीआईए में वापस लौटता है, लेकिन इस बार पेंटर के तौर पर। लेकिन 1962 तक उसका इंटरेस्ट वापस सीआईए में जाग गया था, जिस वजह से उसने परमानेंटली सीआईए ज्वाइन कर ली और साथ ही जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में बैचलर्स डिग्री भी ले ली। कुछ वक्त तक सीआईए में क्लेरिकल जॉब्स करने के बाद उसे प्रमोट कर दिया गया और फाइनली 1969 में उसे करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल भी कर लिया गया, जहां वो अपनी पहली पत्नी नैन्सी से मिला और दोनों ही सीआईए के लिए काम करने लगे और टर्की भेज दिए गए। टर्की में एम्स का काम था कि वो सोवियत इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को सीआईए में रिक्रूट करे। इस जॉब में एम्स बहुत सक्सेसफुल नहीं था और एजेंसी को लगा कि उसे एनालिटिकल जॉब्स के लिए प्रमोट किया जाना चाहिए, इसलिए उसे 1972 में वापस वॉशिंगटन बुला लिया गया, जहां वो सोवियत एंड ईस्टर्न यूरोपियन ऑपरेशंस का इंचार्ज बना दिया गया और यहाँ पर वो सक्सेसफुल भी रहा। लेकिन उसकी शराब पीने की आदत उसके काम में रुकावट डालने लगी। एक बार सीआईए के सोवियत एसेट से मिलने के लिए जाते वक्त वो क्लासिफाइड ऑपरेशन फाइल से भरा एक ब्रीफकेस वो सबवे ट्रेन में छोड़ आया, जो कि बाद में रिकवर कर लिया गया था। इसके अलावा एम्स ने कई बार इंटरनेशनल असाइनमेंट्स पर जाने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि उसकी पत्नी देश से बाहर मूव नहीं करना चाहती थी। लेकिन जब उसे लगा कि ये चीज उनकी करियर ग्रोथ को डैमेज कर रही है, तो उसने मेक्सिको सिटी में एक असाइनमेंट एक्सेप्ट कर लिया ताकि वो अमेरिका में रह रही अपनी बीवी के क्लोज ही रहे। लेकिन उसके बाकी फील्ड वर्क की तरह यहाँ भी वो सक्सेसफुल नहीं था और ना ही कभी वो स्पेनिश लैंग्वेज अच्छे से बोलना सीख पाया। अभी तक वो केजीबी और सोवियत इंटेलिजेंस में एक्सपर्ट हो गया था, लेकिन फिर भी उसने जितने भी एजेंट्स मेक्सिको में रिक्रूट किए, उनमें से एक भी इतना अच्छा नहीं था कि उसे किसी मिशन पर भेजा जा सके। 1982 में एम्स का मारिया डेल रसारियो नाम की एक माइनर सीआईए इन्फॉर्मेंट के साथ अफेयर शुरू हो गया, जो ओरिजिनली कोलंबिया से थी। वैसे तो इस अफेयर के बारे में उसके आसपास के लोगों को तो पता था, लेकिन उसने कभी अपने सीनियर्स को ये रिपोर्ट नहीं किया। मारिया के साथ ही उसका डाउनफॉल शुरू हुआ, क्योंकि मारिया को महंगे डिजाइनर क्लोथ्स, लग्जरी आइटम्स और महंगे रेस्टोरेंट्स में जाने का बहुत शौक था, जिसमें उसकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा खर्च होने लगा। इसके बाद 1983 में उसे वापस वॉशिंगटन ट्रांसफर कर दिया गया, जहां उसे एक सेंसिटिव डिपार्टमेंट का पार्ट बनाया गया, जो कि केजीबी और सोवियत मिलिट्री इंटेलिजेंस GRU के खिलाफ ऑपरेशंस प्लान किया करता था। इस पोजीशन के कारण उसके पास काफी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का एक्सेस आ गया था और साथ ही इसी समय उसकी गर्लफ्रेंड मारिया भी कोलंबिया छोड़कर वॉशिंगटन शिफ्ट हो गई थी। 1983 में एम्स ने अपनी पत्नी नैन्सी से तलाक ले लिया और साथ ही मारिया भी वॉशिंगटन में थी, जिस वजह से न सिर्फ अब उसे एलिमोनी का खर्च उठाना था, बल्कि अब मारिया के खर्चे भी उसके गले पड़ गए थे। इसी फाइनेंशियल प्रेशर के दबाव में आकर उसने सोवियट्स के लिए जासूसी करने का फैसला किया और खुद अप्रैल 1985 में सोवियत एम्बेसी में तैनात केजीबी स्पाई सर्गेई शुवाखें से कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, लेकिन उसे सीरियसली नहीं लिया गया। जिसके बाद अपने दूसरे अटेम्प्ट में वो सोवियत एम्बेसी पहुंचा और उसने वहां एक रिसेप्शनिस्ट को एक एनवेलप दिया। वो जानता था कि वो रिसेप्शनिस्ट भी एक केजीबी स्पाई है और वो एनवेलप लोकल केजीबी चीफ के लिए ही था, जिसका नाम सिर्फ कुछ सीआईए और एफबीआई के लोग ही जानते थे। इस एनवेलप के अंदर
3 डॉक्यूमेंट्स थे। पहले डॉक्यूमेंट में 2 सोवियत इंटेलिजेंस ऑफिसर्स का नाम था जो कि सीक्रेटली सीआईए के लिए काम करना चाह रहे थे। दूसरे डॉक्यूमेंट में सीआईए के ऑफिसर्स के नाम और उनकी पोजीशंस लिखी हुई थी, जिसमें एम्स का नाम टॉप पर था और उसके आगे उसका टाइटल चीफ काउंटर इंटेलिजेंस ब्रांच लिखा हुआ था। और आखिरी डॉक्यूमेंट में इंटेलिजेंस शेयर करने के बदले $50,000 की मांग की गई थी। इसके बाद सर्गेई ने उसे सोवियत एम्बेसी में इनवाइट किया और फाइनली केजीबी को समझ आया कि ये आदमी उनके लिए कितने फायदेमंद हो सकता है। इसके बाद 1985 में ही वो कई बार एक रशियन डिप्लोमेट से मिला, जिसने उसे कई सारे टॉप लेवल एफबीआई और सीआईए स्पाइस के बारे में जानकारी दी जो सोवियत की जासूसी कर रहे थे। इसके अलावा उसने सीआईए द्वारा प्लान किए जा रहे ऑपरेशंस की जानकारी भी लीक करनी शुरू कर दी। 13 जून 1985 को एक मीटिंग में उसने 24 ऐसे वेस्टर्न इंटेलिजेंस स्पाइस का नाम उन्हें डिस्क्लोज किया जो सोवियत यूनियन में काम कर रहे थे, और अचानक से सीआईए का एक बड़ा नेटवर्क पूरी तरह से गायब हो गया। ज्यादातर सीआईए एजेंट्स या सीआईए के लिए काम करने वाले सोवियट्स जब पकड़े जाते तो उन्हें सजाए मौत दे दी जाती, और सीआईए को भी ये नजर आ रहा था कि उनके एजेंट्स बहुत तेजी से पकड़े जा रहे हैं। शुरुआत में उन्हें ये लगा कि ये उन्हीं के ऑपरेटिव्स के ब्लंडर्स के कारण हो रहा है, या फिर मॉस्को में मौजूद अमेरिकन एम्बेसी में जरूर कुछ स्पाइंग डिवाइसेस लगा दिए गए हैं जिस वजह से इन सोर्सेस की इंफॉर्मेशन लीक की जा रही है। वो इस बात को कंसिडर नहीं कर रहे थे कि उनका कोई अपना भी सोवियट्स को ये सब जानकारी लीक कर सकता है। इसके बाद 1985 में ही एक सोवियत डिटेक्टर ने सीआईए को बताया कि कोई उनकी ही एजेंसी से ही इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है, तो सीआईए का शक एडवर्ड ली हावर्ड नाम के एक स्पाई तक गया जो पहले भी सोवियट्स को इंफॉर्मेशन पास कर चुका था, और इस वजह से एम्स पर किसी का शक नहीं गया। लेकिन जब 3 ऐसे सीआईए एजेंट्स को सोवियट्स ने पकड़ लिया जिनकी जानकारी एडवर्ड को हो ही नहीं सकती थी, तो उन्हें समझ में आया कि इसके पीछे कोई दूसरा ऑफिसर है। अब 1985 के अंत में वो बगोटा ट्रैवल करता है, जहां वो व्लादिमीर नाम के एक अपने प्राइमरी केजीबी हैंडलर से मिलता है, और इस बीच डिवोर्स के बाद वो मारिया से शादी भी कर चुका होता है। सोवियट्स के लिए जासूसी करने के कारण अब एम्स के पास काफी पैसा भी था, लेकिन नेचुरली इस पैसे का कारण उस पर शक भी पड़ सकता था। इस वेल्थ को एक्सप्लेन करने के लिए उसने एक कहानी गढ़ी कि उसकी नई पत्नी मारिया एक अमीर परिवार से थी और वो लोग उसे अलाउंस के रूप में ये पैसा भेजते थे। 1986 तक करीब 30 सीआईए और एफबीआई एसेट्स को एम्स की वजह से कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया था, और उसे अब ये डर भी लगने लगा था कि कहीं उसकी एजेंसी उस पर शक न करने लग जाए। इस चीज से बचने के लिए उसने केजीबी से मदद मांगी, और केजीबी ने जानबूझकर सीआईए को इस तरह की इंफॉर्मेशन लीक करनी शुरू कर दी कि जो स्पाई उन्हें ये सब जानकारी दे रहा है वो वर्जीनिया में स्टेशन है। प्लान काम कर गया और अगले 1 साल तक सीआईए की एक टीम वर्जीनिया की कम्युनिकेशंस फैसिलिटी में काम कर रहे 90 एम्प्लॉइज को इन्वेस्टिगेट करते रहे। इसके अलावा भी बीच बीच में उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए केजीबी द्वारा फेक इंफॉर्मेशन लीक कर दी जाती थी। 1986 में एम्स को रोम में पोस्ट कर दिया गया, लेकिन वहां जाने से पहले उसे एक पॉलीग्राफ टेस्ट लेना था। रूल्स के मुताबिक हर 5 साल में सीआईए ऑफिसर्स को ये लाई डिटेक्टर टेस्ट लेना ही होता है, लेकिन क्योंकि काफी बैकलॉग था, इस वजह से पिछले 10 सालों से एम्स का ये टेस्ट नहीं हुआ था। इस टेस्ट के बारे में उसने केजीबी को इन्फॉर्म किया तो उन्होंने उसे रिलैक्स रहने के लिए कहा। 2 मई 1986 में उसने ये टेस्ट लिया, और टेस्ट के अंदर ये देखा जा सकता था कि जब उससे किसी फॉरेन इंटेलिजेंस द्वारा अप्रोच किए जाने पर सवाल पूछे गए तो उसके जवाब मशीन को पसंद नहीं आए, लेकिन पॉलीग्राफ एग्जामिनर ने इन सब वार्निंग्स को इग्नोर करते हुए एम्स को क्लियर कर दिया था। रोम में एम्स को चीफ ऑफ एनिमी टारगेट्स ब्रांच का रोल दिया गया था, जिससे उसके पास न सिर्फ सोवियत टारगेट्स बल्कि ईस्टर्न यूरोप, चाइना और नॉर्थ कोरिया में फैले सभी एजेंट्स और टारगेट्स की लिस्ट थी। रोम में ही रहते हुए उसने केजीबी के साथ अपने पैसे की अरेंजमेंट को रीनेगोशिएट करना शुरू कर दिया। उससे पहले $2 मिलियन देने की बात की गई थी, पर इसके साथ साथ उसने $10,000 पर मंथ की एडिशनल पेमेंट के लिए भी केजीबी को राजी करवा दिया। लेकिन ये सारा पैसा कैश में था, और इस पैसे को लॉन्डर करने के लिए उस वक्त एक स्विस बैंक अकाउंट भी खुलवाना पड़ा। 1986 में जब सीआईए के एजेंट्स का गायब होना नहीं रुका था, तो उन्होंने एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया
ताकि वो इस सीक्रेट मोल का पता लगा सकें। और इसी साल CIA और FBI ने ये भी आपस में कोऑर्डिनेट करना शुरू कर दिया था। 1989 में एम्स को रोम से वापस बुलाकर वॉशिंगटन में यूरोपियन ब्रांच का चीफ बना दिया जाता है और हर प्रमोशन के साथ उसका इंफॉर्मेशन का एक्सेस बढ़ता रहता है। नवंबर 1989 में एम्स का एक कलीग ये बात नोटिस करता है कि एम्स का लाइफस्टाइल और उसकी सैलरी के हिसाब से काफी हाई है और उसकी वाइफ की फैमिली को लेकर जो उसने क्लेम्स किए हैं वो भी बहुत स्ट्रांग नहीं है। CIA ने जो स्पेशल टास्क फोर्स बनाई थी उसमें डायना वर्तन भी एक मेंबर थी जो कि मारिया को भी जानती थी और उसने भी ऑब्जर्व किया था कि किस तरह मारिया बहुत खुले तौर पर पैसा खर्च किया करती थी जबकि उसकी फैमिली उतनी अमीर थी नहीं। एक CIA एजेंट ने यह रिपोर्ट भी किया था कि पिछले कुछ वक्त में मारिया की फैमिली की फाइनेंशियल हेल्थ भी अचानक से काफी इंप्रूव हो गई है। लेकिन इन सब साइंस के बावजूद भी किसी ने एम्स या मारिया को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश नहीं की। डायरेक्ट एक्शंस ना लेते हुए भी एम्स अब एक इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा तो था ही और इस वजह से उसे CIA के काउंटर नारकोटिक्स सेंटर में ट्रांसफर कर दिया गया था जहां वो अपने करियर के अंत तक रहा, क्योंकि यहां रहकर वो सोवियत या रशियन डेस्क से काफी दूर था और कोई भी मीनिंगफुल जानकारी किसी को पास नहीं कर सकता था। लेकिन KGB के ट्रैप्स अभी भी काम कर रहे थे क्योंकि CIA के पास जो लेटेस्ट जानकारी थी उसके हिसाब से उनका जासूस CIA के लिए काम तो करता था लेकिन वो सोवियत यूनियन में ही पैदा हुआ था। यही वजह थी कि वो एम्स को शक के घेरे में लेते हुए अपनी इन्वेस्टिगेशन का फोकस उस तरफ शिफ्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन एम्स की सच्चाई अब भी बाहर आ सकती थी, स्पेशली 12 अप्रैल 1991 के दिन जब उसे दूसरी बार पॉलीग्राफ टेस्ट लेना था। इस टेस्ट के दौरान जब उसके फाइनेंसेस से रिलेटेड सवाल किए गए तो मशीन ये साफ दिखा रही थी कि एम्स के जवाब नॉर्मल नहीं है और वो कुछ छिपाने की जरूर कोशिश कर रहा है। इसके अलावा CIA इस वक्त ऑलरेडी अवेयर भी था कि रसारियो की फैमिली इतनी अमीर नहीं है जितना एम्स का दावा है। अगर यहाँ पर कोई कॉम्पिटेंट ऑफिसर होता, उसका टेस्ट ले रहा होता तो शायद एम्स पकड़ा जाता। लेकिन जिस ऑफिसर को एम्स का टेस्ट लेने के लिए कहा गया था उसे CIA के अंदर के जासूस या फिर एम्स के ऊपर लगे इल्जामों के बारे में कोई आइडिया था ही नहीं। इसलिए उसने इसे मशीन का ही फॉल्ट बताया और उसे लगा कि मशीन फॉल्स पॉजिटिव जनरेट कर रही है। एम्स को कहा गया कि वो कुछ दिनों बाद दोबारा से टेस्टिंग के लिए आए और इस दूसरे टेस्ट में उसे फिर से पास कर दिया गया क्योंकि उसकी वेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस इस बार पूछे ही नहीं गए। एम्स को लगा था कि अब उसका झूठ पकड़ा जाना नामुमकिन है, लेकिन उस पर CIA की नजर एक बार फिर तब पड़ी जब उसके कलीग्स ने ये देखना शुरू कर दिया कि वो अपनी सैलरी के हिसाब से काफी ज्यादा लग्जरी में जी रहा है। $60,000 पर ईयर कमाने वाला एम्स, इसके पास $5 लाख का घर था और साथ ही वो एक जैगुआर ड्राइव करता था। उसके टेलर मेड कपड़े पहनने और महंगे रेस्टोरेंट्स में जाने जैसे लाइफस्टाइल को तो उसके कई सीनियर्स के लिए भी मुश्किल था। अगर सिर्फ उसके फोन बिल्स की ही बात की जाए तो वो हर महीने कॉल्स पर तकरीबन $6,000 खर्च कर देता था क्योंकि मारिया को कोलंबिया में अपनी फैमिली से बात करनी होती थी। इसके साथ साथ उसके मंथली क्रेडिट कार्ड बिल्स भी उसकी सैलरी से ज्यादा नजर आते थे। सालों तक डेड एंड्स से भिड़ते हुए फाइनली CIA ने अपना पूरा फोकस एम्स की तरफ शिफ्ट कर ही दिया और फरवरी 1993 में FBI और CIA ने एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दिया। उसके घर के बाहर के ट्रैश को एग्जामिन किया जाने लगा। 10 महीने तक उसकी कार में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा था और 13 अक्टूबर 1993 के दिन उन्होंने एम्स को एक लेटर बॉक्स के पास जाकर चौक से एक निशान बनाते हुए देखा। स्काईक्राफ्ट में ये एक तरह का सिग्नल होता है कि उसे अपने हैंडलर से मिलना है। हमेशा इस तरह के एसेट्स के घर के आसपास एजेंसी अपना एक आदमी रखती है जिसका काम सिर्फ मेल बॉक्स को ऑब्जर्व करना होता है। उसी समय एम्स को बोगोटा ट्रैवल करने की परमिशन दे दी गई। जब वो वापस US लौटा तो इन्वेस्टिगेटर्स के पास उसे अरेस्ट करने के लिए इनफ जस्टिफिकेशन थी और क्योंकि एम्स को अर्ली 1994 में मॉस्को में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी थी और इस बात की पूरी संभावना थी कि वो शायद डिटेक्ट करके रशिया में ही रहने लग जाएगा, इसलिए फाइनली उसे अरेस्ट करने का फैसला ले ही लिया गया। उसके घर के बाहर से ही उसे अरेस्ट किया गया और मारिया को भी कस्टडी में ले लिया गया। 28 अप्रैल के दिन एम्स ने अपना जुर्म कबूल लिया और उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई, लेकिन मारिया को टैक्स इवेजन और कॉन्स्पिरेसी के लिए 5 साल की सजा हुई। ये बात कभी सामने नहीं आई कि मारिया को इस जासूसी के बारे में कितना पता था, लेकिन ये बात पक्की थी कि वो जानती तो थी
कि ये पैसा अननोन सोर्सेज से आ रहा है, जिस वजह से वो अपने टैक्स रिकॉर्ड्स में उन्हें मेंशन भी नहीं करती थी और इसी इल्जाम में उसे सजा हुई। अरेस्ट के समय एम्स के घर से 60 पर्सेस और शूज के 500 पेयर्स भी मिले। इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि एम्स के एक्शन से अभी तक 100 से ज्यादा CIA ऑपरेशंस फेल हुए हैं और कम से कम 10 कंफर्म्ड CIA एसेट्स को एजेंट्स की मौत एम्स द्वारा पास ऑन की गई जानकारी के कारण ही हुई थी। कहा जाता है कि KGB को एम्स के कारण इतनी एडवांटेज हासिल हो गई थी कि KGB द्वारा फैलाया गया प्रोपेगेंडा CIA से फिल्टर होकर भी कम से कम 3 प्रेसिडेंट्स की डेस्क तक पहुंच गया था। इस केस के सामने आने के बाद CIA के ऊपर भी US की कांग्रेस ने कई सारे सवाल उठाए। उनसे पूछा गया कि किस तरह KGB से कांटेक्ट स्टैब्लिश करने के 8 साल बाद तक एम्स को नहीं पकड़ा जा सका, जबकि उसके खिलाफ जो सबूत थे वो तो बहुत पहले से ही सबके सामने थे। इसके लाइफस्टाइल से लेकर उसका बार बार सोवियत एम्बेसी में जाना, इसके अलावा 2 बार पॉलीग्राफ टेस्ट फेल करने के बाद भी उसे क्लियर कर दिया गया और साथ ही हाईएस्ट पोस्ट पर भी वो प्रमोशंस के साथ आगे बढ़ता रहा। इस केस को 9/11 से पहले तक CIA का सबसे बड़ा ब्लंडर माना जाता था, क्योंकि इसने पूरे 80 के दशक में CIA को KGB से हमेशा 4 कदम पीछे रखा और अगर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कारणों की वजह से 90 के दशक में सोवियत यूनियन खुद ही ना टूटता तो वो CIA से काफी आगे होते और मुमकिन था कि एम्स भी वहां जल्दी मूव कर जाता। खैर, जो होना था वो हो गया और आज एम्स बिना पैरोल के लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा काट रहा है। वैसे क्या आपको पता है कि एम्स की ही तरह एक रविंद्र कौशिक नाम का स्पाई रॉ के अंदर से भी निकला था, जो पकड़े जाने पर नेपाल भाग गया था? क्या आप वो कहानी भी जानना चाहते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।